पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। चलिए दो ही लिखते हैं। ये दो कंडीशंस हट का है, ये चौथा जिन ये तीनों का मिला जुला रूप है। ये एंजाइना पेक्टोरिस जान रहे हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आप लोग? ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें तो नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल्स। नेक्रोसिस का मतलब मर जाना, ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वहां पर निक्रोज कर गया। निक्रोज कर गया तो पेशेंट तो कार्डियक फेल्योर से हार्ट अटैक बोलते हैं। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ही हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक के रूप में जानते हैं। तो ये तो आ गया। अब ये जैसे ही ये क्योर हो गया तो 60% तो फर्स्ट अटैक में ही नहीं बचते हैं, लेकिन जो सरवाइव कर गए ये कभी फिर नॉर्मल नहीं होंगे। फिर दोबारा इनको अटैक आएगा, सेकेंड अटैक, थर्ड अटैक, फोर्थ अटैक, इवन फिफ्थ सिक्स अटैक तक भी हो सकता है। जितने बार अटैक आएंगे उतना बार जो सेल नेक्रोज किया उसके अलावा भी दूसरे जगह नेक्रोसिस का काम चलता रहेगा। ठीक है। तो ये तब अटैक ज्यादा होता है ना जब एग्जर्टिव वर्क पेशेंट कर रहा है। पेशेंट को एग्जर्टिव वर्क बिल्कुल मना होता है, जैसे सीढ़ी पर चढ़ गया, भारी काम कर लिया, ज्यादा देर चल लिया, गुस्सा कर लिया, तो मायोकार्डियल अटैक फिर से दोबारा अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक मेडिसिन उसके लिए हम लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स लेसन दी फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। ये इसी बेसिस पर काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स लेसन दी फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। अरे कार्डियक मसल का क्या काम है? सिस्टोल एंड डायस्टोल, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो बोलते हैं कि उसको लेस कर देता है। लेस कर देता है क्या मतलब कि कार्डियक की जो बीटिंग था, जो 80 70 टू 80 के बीच में होना चाहिए था, उसको ये कम करके 60 तक ले आया, 65 तक ले आया। जैसे ही कार्डियक वर्क नहीं करेगा प्रॉपर फंक्शन तो पेशेंट हरास महसूस करेगा, वो हेल्दी अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा, तो काम करने से बचना चाहेगा। लेकिन ये बीटा ब्लॉकर चूंकि कम कर दे रहा है, कार्डियक फंक्शन को कम कर दे रहा है, और इसका प्रोलॉन्ग सेवन कराना है, मैंने कि जब तक जिंदा है बीटा ब्लॉकर्स को लगभग ऐड करके ही चलते हैं हम लोग। तो ये तो धीरे 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 करके इसके फंक्शनल एबिलिटी को कम कर रहा है ना, कार्डियक मसल के फंक्शनल एबिलिटी एबिलिटी को कम करता हुआ जा रहा है। तो ऐसा भी समय आ सकता है कि ये काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, मतलब कि वंस अगेंस्ट से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन का जो स्टेज था वो सामने आ गया। ये इम्पल्सेस की वजह से नहीं हो गया, ये ड्रग्स जो कार्डियक मसल्स डिप्रेशन ड्रग जो चला दिए हैं बीटा ब्लॉकर्स, इसके वजह से हो गया। तो यह भी एक कारण है कि सामने है चौथा कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम सामने आ जाएगा। सर बीटा ब्लॉकर सो है सर, उसमें कॉम्बिनेशन है। अब तो कॉम्बिनेशन तो फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे ना, यहाँ तो इफेक्ट का बात करेंगे ना। हाँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स ये सब देते हैं ना, जी जी पांच। जी। हाँ, तो बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोनों को देंगे ना, तो दोनों का काम वही होता है। इसके फंक्शंस को ये जैसे कैल्शियम जब तक प्रेजेंट नहीं रहेगा या सोडियम प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक ये फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन से नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों को टिश्यू तक, जो कार्डियक मसल्स है उसके सेल तक पहुंचने से ये ब्लॉक कर देता है, मेम्ब्रेनस क्रिएट कर देता है कि अंदर तक जाने ही नहीं दे। न जाने देंगे ना फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो इफेक्ट उसके वजह से ये सामने आएगा। अब इसके हम लोग रेसिक्यूशन या मैनेजमेंट पर चलेंगे कि क्या करेंगे हम लोग। मैनेजमेंट इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं।
इसमें 3 ए बी सी, ये 3 फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करते हैं। यही इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या रेसिक्यूशन है। ए, बी और सी, इसको हमको वहां पे जनरेट करना है। अब ए का मतलब क्या हुआ? एयरवे। फर्स्ट हमको एयरवे पर ध्यान रखना है, जो रिस्पायरेटरी पाथवे है उसको क्लियर करना है। क्या करेंगे उसके बाद, उसमें बाद में बात करते हैं। अगर बी की बात करें तो बी का मतलब हुआ कि ब्रीदिंग। ए से एयरवे, जो पाथवे हमारा था एयर आने जाने का रिस्पायरेशन तक, एल्वेोलाई तक, उसको क्लियर किए। बी में आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब कि सांस को, रिस्पायरेशन को हम नॉर्मल किए। नॉर्मल कितना है? 10 to 16 पर मिनट। एंड तीसरा सी, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है मेंटेन दी सर्कुलेशन। इसका मतलब यह हम नहीं कह रहे हैं कि 6 लीटर 5 लीटर का 5 लीटर खुली वहां पे जाएगा, लेकिन सर्कुलेशन जो एकदम हैम्पर्ड कर गया, रुक गया, जहां था वहीं अंडर स्टैंड हो गया है, उसको फिर से मेंटेन कर लेना है। वो 3 ही लीटर जाए, वो 4 लीटर जाए, वो 7 लीटर जाए, उससे हमको भी अभी ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है कि किसी तरह से स्टैंड स्टिल सर्कुलेशन को फिर से वापस हम पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, साथ में कोरोनरी सर्कुलेशन, तीनों सर्कुलेशन में फिर से वापस हम एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसी तीनों फॉर्मूला पर चला जाता है ए बी सी, और इसी ए बी सी को एस्टेब्लिश करते हैं। इसी को हम रेसिक्यूशन के नाम से जानते हैं, या कार्डियो पल्मोनरी रेसिक्यूशन, CPR। अब इसके लिए क्या क्या करेंगे, ये इस पे बात करते हैं। फर्स्ट ए, इट मीन्स एयरवे। You have only second and few minutes। इस बात का ध्यान रखना, इसमें बहुत समय नहीं देना है, और इस पर उस पे टालना या क्या लिख पूछना। रहे हैं सर? पता नहीं लग रहा है। हेलो हेलो, हाँ नहीं दिख रहा है। सर, क्या पता नहीं लग रहा है सर। वो थोड़ा नीचे करके लिखिए ना, या अच्छा कैमरा ठीक, ऊपर कीजिए। ठीक ठीक, इसमें स्याही थोड़ा डाल देते हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड। सर थोड़ा बोल्ट में लिखे ना सर। सर आप हाँ ठीक इतना घट ठीक कर देना, ठीक। तो पता नहीं लग रहा सर। जैसे लग रहा है कि कौन सा दवा लिखे का नाम लिखा है। अब दिखा? अब दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है सर। फर्स्ट ए, एयरवे पर बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसको ध्यान देना है यहाँ पे। और फिर से रिपीट कर देते हैं कि यू हैव नो टाइम्स। जी सर, आप तो दिख रहे हैं सर, उससे ऊपर नहीं हाँ, लिखेगा। ओके ओके, हम इसके ऊपर लिखेंगे ही नहीं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। पहला तो इसका प्रिंसिपल यही सुन लीजिए, आप उस पे टाल दीजिए, वो उस पे टाल दे, वो डॉक्टर पर छोड़ दे, डॉक्टर नर्सेज पर छोड़ दे, तो पेशेंट दुनिया छोड़ देगा। तो जो जो वहां पर अवेलेबल मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, ओटी में काम कर रहे हैं, ओटी एक्सपर्ट हो, जो भी सामने आए उनके सामने केसेज है, तो इन्वेस्टिगेशंस में ले जाने के बजाय एट फर्स्ट वहीं पर एयरवे पर ध्यान देना है। एयरवे में आप क्या ध्यान देंगे? फर्स्ट, क्लियर द म्यूकस एंड सलाइवा फ्रॉम बक्कल कैविटी। क्योंकि पेशेंट इस स्टेज तक अनकॉन्शियस हो चुका है, कॉन्शियस में नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में उसके बक्कल कैविटी में, माउथ में सलाइवा डिपॉजिट हो चुका है, एंड म्यूकस, साथ में फ्रॉथ,
झाग जिसको बोलते हैं, ये सब माउथ में जमा हो चुका होता है। तो इस सबको वहां से पहले क्लियर, कई बार तो वोमिट पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में आने तक वोमिटिंग्स, रिफ्लेक्स के वजह से वोमिटिंग शुरू कर देता है। तो ये सारे मटेरियल्स, वोमिटिंग मटेरियल्स हो, झाग हो, सलाइवा हो, म्यूकस हो, सबको क्लियर कर लेना है। लेकिन ऐसे भी आपके क्लियर होने वाला नहीं है ये। सबसे अच्छा होता है ना कि पेशेंट को आप जिस जगह पे है, या तो बेड पे, नहीं तो फ्लोर पे, अगर फ्लोर पर है तो फ्लोर पे ही सुला देना उसको, चौकी और हॉस्पिटल बेड खोजने की जरूरत नहीं है। उसको सुपाइन पोजीशन में लाना है। सुपाइन पोजीशन का मतलब चित्ते सुला देना है उसको, और चित्ते सुला देने के बाद हेड को एक्सटेंडेड रखना है। हेड को एक्सटेंडेड में थोड़ा सा चीन को ऊपर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे चीन को, तो ये एक्सटेंडेड पोस्चर में आ जाएगा। ये फुल्ली एक्सटेंडेड रहेगा, कभी गलती से इसको फ्लेक्स कंडीशन में नहीं रखेंगे। फुल्ली एक्सटेंडेड, एकदम से बिल्कुल फ्लैट, कोशिश करना चाहिए बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे या फ्लैट बेड। फिल्म बेड का मतलब मुश्किल से 2 से 2.5 इंच गद्दा वाला पे सुलाना है, ज्यादा मोटा पे नहीं सुलाना है, नहीं तो जमीन पे सुलाइए, बात खत्म। आप कपड़ा ले लेते हैं, गॉज ले लीजिए, हॉस्पिटल गॉज। गॉज लेने के बाद ये बक्कल कैविटी में अंदर डाल के पूरा का पूरा सरफेस एरिया को वहां से आप साफ कर लेंगे। साथ में एक प्रॉब्लम और होता है, कभी कभी डेंटल ऑर्थोटिक्स। डेंटल ऑर्थोटिक्स का मतलब कि कई बार होता है ना कि आर्टिफिशियल दांत पेशेंट लगाया रहता है, जो समय के अनुसार से लगाता है, समय के अनुसार से रिमूव कर लेता है। तो आपको यह भी, जैसे ही हाथ डालेंगे तो डेंटल ऑर्थोटिक्स कहीं इम्प्लांट है, ये आपको पता चल जाएगा। तो डेंटल ऑर्थोटिक्स को तुरंत इमिडिएटली वहां से उसके जैसे ही साफ करें, उसी समय डेंटल ऑर्थोटिक्स को वहां से रिमूव कर दें, ताकि ये गला में फंसने के चांसेस ना हो। ये फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट हो गया, एयरवे साफ कर देना है, डेंटल एक्सट्रैक्ट को निकाल देना है, फ्लैट सुला देना है, चीन को ऊपर करना है, ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर करना है, और पीठ को नीचे कर देना है। मतलब कि हेड जो है ना, हेड अगर ऐसे है ना, तो हेड को थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोजीशन में, ये इस ढंग से। जब ऐसे ही एक्सटेंडेड करेंगे ना, तो नेजल कैविटी या थ्रोट से जो लैरिंग्स तक का पाथवे है, एकदम से लैरिंग्स तक क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड हमारा था बी। बी मीन्स ब्रीथिंग। अब ब्रीदिंग के लिए तो करना पड़ेगा, दो तरीका हमारे पास, डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। दो डिफरेंस टेक्निक्स हमारे पास है। जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, दिमाग उस समय जो काम करे, और जो अवेलेबल हो, रिसोर्सेज जो वहां पर उपलब्ध हो, खोजने के लिए दौड़ना नहीं है, जो उपलब्ध है उसके आधार पे करेंगे। अगर इनडायरेक्ट कर रहे हैं मतलब कि ट्यूबेशन कर रहे हैं, रिस्पायरेशन ट्यूब के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्ट दे रहे हैं तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। दो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे। अगर इनडायरेक्ट का मतलब कि ट्यूबेशन, ट्यूब के थ्रू रिस्पायरेशन शुरू करवा रहे हैं। डायरेक्ट दे रहे हैं मतलब कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करवा रहे हैं। और ज्यादा बेटर होता है कि माउथ टू माउथ, यहाँ पे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे। अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एक एक स्टेज और आ सकता है कि नेजल एक्सपायरेशन हो सकता है। नेजल एक्सपायरेशन की वजह माउथ से आप ब्रीदिंग दे रहे हैं, और नाक से ये बाहर की ओर एक्सपायर्ड हो जा रहा है, जो लंग्स तक जाना चाहिए, कि लंग्स से जैसे ही रुकेगा ना, तो लंग्स कोलैप्स स्टेज में, ऐसे करके लंग्स कोलैप्स स्टेज में चला जाता है, फेल करेगा उस समय कोलैप्स स्टेज में। तो सबसे पहला है कि कोलैप्स स्टेज से इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेगा ना, फिर रिफ्लेक्सेस हमारा काम करेगा और ये ब्रीदिंग शुरू होगा। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम माउथ से इधर से
ओरल कैविटी से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करें और ये नेजल चैम्बर से ये बाहर निकल जाए और लंग्स तक ये पहुंचे ही नहीं, तो बेटर होगा ना कि नाक को उस समय या तो आप स्टेपल से उसको ऐसे करके बंद कर दीजिए, या फिर आप अपनी उंगली से, 2 उंगली से इस ढंग से नाक को ऐसे करके माउथ टू माउथ माउथ ब्रीदिंग देने के दौरान ऐसे करके पकड़ के रखिए, यहाँ से बाहर नहीं आने पाए। एंड रिदमिकली कंटिन्यूस आप ब्रीथ करें, फिर फ्रेश एयर लें और फिर ब्रीथ ब्रीथ करें अंदर और फिर फ्रेश लें। ये कंटिन्यू तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि उसका रिस्पायरेशन स्टेबल ना हो जाए। इसमें देखना नहीं है, अभी आपके पास समय है 4 मिनट का, लगातार ये सिलसिला जारी होना चाहिए। और अगर यह भी नहीं हो पाता है, मान लेते हैं कि इतना करने के बाद भी लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाता है, कोलैप्स स्टेज से नहीं खुल पाता है, तब अल्टरनेटिव रिस्पायरेटरी डिवाइस मतलब फिर वेंटिलेटर की ओर देखना पड़ेगा। तब आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की आवश्यकता तब वहां पे आ गई, वेंटिलेटर पर लेके चले जाना। अगर इतना से भी नहीं आ रहा है तब तो एकदम अंतिम दौर में आ चुका है, तो इमीडिएटली वेंटिलेटर्स की ओर लेकर उसको दौड़ना है। थर्ड हमारा सी है, सर्कुलेशंस। ये तो मेंटेन करना है, और बार बार बोलने की रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन ये दोनों एक साथ चलेगा, दोनों में से एक रुका रहेगा तो दूसरा भी रुकेगा। तो सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड होने तक माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या जिस टेक्निक से आप दे रहे थे ब्रीदिंग, ये कंटिन्यू रहेगा, इसको रोकना नहीं है। जब तक सर्कुलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाए तब तक हमारा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस था, चाहे जिस मेथड से दे रहे थे, उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। अब सर्कुलेशन आएगा कैसे? फर्स्ट इसमें कार्डियक मसाज, मोस्ट यूज टेक्निक्स कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज क्या दे कैसे करेंगे? ये स्टर्नम हो गया, अब बढ़िया से जाने स्टर्नम का 3 पार्ट, मैनिब्रम स्टर्नी बॉडी एंड जिपवाइड स्टर्नम। और जिपवाइड स्टर्नम से हमारा 7th रिब लास्ट में और 8th 9th 10th ऐसे करके इससे अटैच है। बेटर होगा कि ये कार्डियक मसाज होता है तो लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के इस लोअर पार्ट में हम मसाज देते हैं, सभी जगह देने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट जो मसाज देंगे वो देंगे लोअर स्टर्नम, स्टर्नम के ठीक नीचे वाले पोर्शंस, और नीचे वाले पोर्शंस में भी जैसे मन वैसे नहीं देना है, क्रॉस विथ क्रॉस हैंड। क्रॉस हैंड का मतलब है कि आप लेफ्ट हाथ अगर नीचे रख रहे हैं तो उसके ऊपर राइट हैंड को क्रॉस कर देंगे इस ढंग से, ऐसे नहीं देना, क्रॉस कर देंगे, ऐसे करके उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, या राइट हैंडर है तो राइट हैंड और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंडर है तो ये ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंडर है तो ये ऊपर रहेगा। तो जो आपको कंफर्टेबल है, जो जो जिस हैंड से इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर में आ जाएगा, उस उसको स्टर्नम, लोअर स्टर्नम के ऊपर देंगे। और ये कंटिन्यू वेरी जर्की जर्की एंड फोर्सफुल कंटिन्यू देता रहेंगे, और उसका एक स्पीड है उसको मेंटेन करके रखेंगे, और करीब करीब 60 to 80 पर मिनट ये 100 कोशिश करना चाहिए, 100 पर मिनट। ऐसे तो हमारा वेंटिकुलर सिस्टोल का है 60 to 80 के बीच में नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन इसको फिर से वापस लाने के लिए 60 to 100
पर मिनट, जो स्पीड होगा फोर्सफुल जर्की स्पीड विथ क्रॉस एंड ये स्पीड वैल्यू 100 के अप्रॉक्स में रखेंगे, 100 प्रति मिनट। 100 प्रति मिनट का टारगेट लेंगे तो 80-70 के आसपास में ये आएगा। तो 60 to 100 प्रति मिनट के रफ्तार से इसको हम लोग पुश करेंगे नीचे की ओर, एकदम रिदमिकली का मतलब लगातार कंप्रेशन से लगातार कंप्रेशन झटका हम फोर्सफुली देते रहेंगे तब तक जब तक कि सर्कुलेशन एस्टेब्लिश ना हो जाए। ये मैनुअल टेक्निक हुआ। अब कई बार होता है ना कि मैनुअल टेक्निक हमारा फेल्योर कर जाता है। जब हम ये दे रहे थे, कार्डियक मसाज दे रहे थे, उस समय दूसरा पर्सन, एक सेकंड पर्सन का यहाँ पर आपको हेल्प लेना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप फर्स्ट पर्सन है, मसाज दे रहे हैं, कार्डियक मसाज दे रहे हैं आप, तो सेकंड पर्सन आप हेल्पर को वहां लेंगे और इसको बोलेंगे कि ब्रीदिंग्स प्रोसीड्योर, जो हमारा प्रोसीड्योर था खासकर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, इसको वो मेंटेन करके रखेगा। दोनों काम आप नहीं कर सकेंगे, ये माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे और ये कार्डियक मसाज भी करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो तुरंत ये सेकंड हैंड जो हमारा हेल्पर है उसको हम फोर्स करेंगे कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आप दें और तब तक हम कार्डियक मसाज देंगे, या फिर वो कार्डियक मसाज दे रहा है तो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, टू डिफरेंट पर्सन यहाँ पर एक साथ वर्क करेंगे। लगातार ये भी जारी रहेगा, लगातार ये भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। उसके बाद भी अगर ये नहीं शुरू होता है तो हम थर्ड स्टेज में चलते हैं। अब क्या करेंगे? इतना देने के बाद अगर नहीं शुरू हो रहा है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ज्यादातर केस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ही होता है, अगर उसका केस है तो सबसे बेस्ट होगा कि शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक 200 जूल्स, एकदम तुरंत, ज्यादा वेट नहीं करना, कि फिब्रिलेशन को डिफिब्रिलाइज करना है, जिसके वजह से ये रिदम, ये फास्ट रिदम की वजह से हट रुका था, इसको डिफिब्रिलाइज करना है कि ऐसा ना कि शुरू करे तो फिर ये फेलियर करा दे, तो एक रिदम ये मेंटेन करे। तो सबसे पहले शुरू कराने के 200 जूल्स, एक इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में निश्चित रूप से रखेंगे, मैंने फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स के आसपास में एक इलेक्ट्रोड जो झटका देते हैं, एक इलेक्ट्रोड फोर्थ फिफ्थ रिब्स के अराउंड में लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में एक साथ देंगे। तो 200 जूल्स का इमीडिएट, अगर मान लेते हैं कि यह भी फेल कर गया, 200 जूल्स देने के बाद भी सर्कुलेशन नहीं मेंटेन हो रहा है, तो फिर सेकेंड अटैक देंगे, लेकिन यहाँ पे शॉक के इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे एंड 360 जूल्स का शॉक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो झटका दिए 200 जूल्स का, उससे नहीं आए वापस, वंस अगेन सेकेंड, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे एंड अप्रॉक्स 360 जूल्स का अप्लाई करेंगे शॉक। अगर मान लेते हैं कि यह भी फेल कर गया, दोनों कंडीशन फेल कर गया, तब तो एकदम से लास्ट स्टेज आ गया, तब एड्रेनालाइंस इंजेक्शंस, वन मिलीग्राम्स 1:10,000, तो 10,000 कंसंट्रेशन के साथ, या तो आईवी देंगे या इंट्राकार्डियल। इंट्राकार्डियल का मतलब कि ये फोर्थ रिब हो गया और ये फिफ्थ रिब हो गया, इसके बीच में लेफ्ट साइड में फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के बीच में, और निप्पल से सीधे लाइन खींचेंगे, उससे 1 इंच अंदर की ओर इंट्राकार्डियल एड्रेनालाइंस वहां पे अप्लाई करेंगे या फिर आईवी देंगे, दोनों में से कोई भी कंडीशंस वहां पे देंगे।
तो 1 मिलीग्राम अगर ये दोनों हमारा फेल कर गया तो एड्रेनालाइन इंजेक्शन वहां पे हेल्पफुल होगा। अगर ये भी फेल कर गया तो डोज 2 to 5 ml, 2 से 5 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट मिक्स विथ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट गिवन इंट्राकार्डियल बोन्स अगेंस्ट 4th-5th रिब्स के बीच में इनपुट कर देंगे इसको। अगर कंडीशंस फिब्रिलेशन का नहीं करे, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल का मतलब कि वो काम करना बंद कर चुका है, तो एड्रेनालाइन की जगह एट्रोपिन यहाँ पर हेल्पफुल होगा। 0.6 to 1.2 मिलीग्राम, ये सीधे आईवी। एट्रोपिन 0.6 to 1.2 ग्राम्स पेशेंट के फिजिकल स्टेटस को और एज को देखते हुए यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको फॉलो अप विथ एड्रेनालाइंस। इसके साथ एड्रेनालाइंस को भी इमीडिएटली आईवी के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। कई बार हो जाता है ना कि सिस्टोल से एसिडोसिस की वजह से, एसिडोसिस का मतलब कि रिस्पायरेशन फेल कर गया, तो रिस्पायरेशन फेल कर गया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड नहीं होता, बाहर नहीं निकल पाता है। तो बाहर नहीं निकल पाता है तो ब्लड में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन दे रहे हैं वो हमारा फेल कर चुका है, डेवलप करने में दिक्कत होता है। तो तुरंत उसको फॉलो अप सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम बाइकार्बोनेट करीब करीब 50 to 150 ml आईवी इनपुट कर देते हैं। अगर यहां तक लौट आए तो फिर ठीक है, नहीं तो इतना लेट हो चुका हो तो फिर यहां से बचने की संभावना नहीं है। अब इसको 2 मिनट रेस्ट दीजिए, फिर इसको हम लिखा देते हैं।